नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम में। मोदी जी ने क्या अवैध रिश्वतखोरी शुरू कर दी है? ये आरोप पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने लगाया है सरकार के ऊपर। ये वैध रिश्वतखोरी है क्या? और चिदंबरम ने अपनी बात में 4 अक्टूबर का जिक्र क्यों किया? ये ट्वीट जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, उन्होंने दावा क्यों किया कि 4 अक्टूबर के बाद बीजेपी के लिए लोगों के खजाने खुल जाएंगे और बीजेपी के खातों में खूब पैसा बरसेगा और इस पैसे का इस्तेमाल 24 और उससे पहले होने वाले चुनावों में किया जाएगा जीतने के लिए। हमें इस पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है और कैसे प्लानिंग चल रही है, कैसे बीजेपी पैसे वालों के लोकतंत्र को बनाने की कोशिश कर रही है, ये सच्चाई हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में ये चुनाव ढोंग है या हर 5 साल में ये ढोंग होते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कार्यक्रम शुरू करने से पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून 1935 लागू होने के बाद प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे। मुंबई के वैकुंठ भाई मेहता ने सहकारी सोसाइटियों के लिए चूंकि बहुत काम किया था, तो कहा यह गया कि वैकुंठ भाई मेहता चुनाव लड़े। उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप चुनावी मैदान में उतर जाइए, लेकिन वैकुंठ भाई मेहता बहुत इच्छुक नहीं थे। उनका मन नहीं था कि वो चुनावी मैदान में उतरे। वैकुंठ भाई ने महात्मा गांधी को एक पोस्ट कार्ड लिखा और बाकायदा उस पोस्ट कार्ड में सिलसिलेवार तरीके से अपनी दुविधा बताई। महात्मा गांधी ने उनसे इसके बाद कहा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन 2 शर्तों पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि आप किसी भी आदमी से वोट नहीं मांगने जाएंगे, और दूसरी शर्त यह है कि आप चुनाव में एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। वैकुंठ भाई गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, वो उनको बहुत मानते थे, उनके पद चिन्हों पर चलते थे। तो गांधी जी के कहने के बाद उन्होंने अपना नामांकन भर दिया और घर पर बैठ गए। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए, क्योंकि भारी मतों से उनकी जीत हुई। आप सोच रहे होंगे कैसे जीते। आप लोग कहेंगे कि सरकार आप लोग बनाते हैं, आप लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे चुनते हैं? तो लोग ये कहते हैं कि भाई वो मतदान केंद्रों पर जाते हैं और उम्मीदवारों को वोट करते हैं, इसके बाद उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन आप बताइए कि आप जिस उम्मीदवार को जीतने के लिए वोट करके आए हैं या जिसकी आपने वोटिंग की है, वो आता कहां से? जाहिर सी बात है कि पार्टियां उसको चुन के भेजती हैं। मतदाताओं का चुनाव राजनीतिक दलों के चयन द्वारा संकुचित कर दिया गया है। मतदाता जो चाहता है वो नहीं होता। जब मतदाता के पास विकल्प ही नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि इसे आप लोकतंत्र कह रहे हैं या लोकतंत्र मानते हैं आप? मान लीजिए कि आप एक उम्मीदवार हैं और आप चुनाव जीतकर सांसद बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं और आप लोकसभा और विधानसभा में बैठ जाते हैं। तो क्या लोकसभा में पारित होने वाले बिल की बात जब आती है, क्या आपके पास इसका समर्थन या विरोध करने का विकल्प होता है या होगा? और इससे भी खतरनाक बात यह है, जो बात कांग्रेस नेता या पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम कह रहे हैं, उठा रहे हैं, क्या वाकई में वैध रिश्वतखोरी शुरू हो गई है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में, और इसको वैध रिश्वतखोरी करार दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि जैसे ही नई किश्त यानी 4 अक्टूबर को नई किश्त खुलेगी, ये भाजपा के लिए सुनहरी उपज होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा के खातों में पैसा बरसाने के लिए। इसके बाद पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किया है, उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा हासिल कर सकते हैं। जो दानदाता है वो उनको पैसा दे सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त जारी करने का ऐलान कर दिया है, उसकी मंजूरी दे दी सरकार ने। और ये 4 अक्टूबर से अगले 10 दिनों तक यानी 14 अक्टूबर तक चलेगी, बिक्री के लिए खुलेगी। ये निर्णय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको देखते हुए लिया गया। ये चिदंबरम का आरोप है और ये कहा है कि इससे पहले ये निर्णय आया क्योंकि पैसा आ जाए। चिदंबरम के आरोप के बाद एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि वैकुंठ भाई जैसे लोग क्या मैदान में उतरकर चुनाव जीत पाएंगे। 2017-18 के आंकड़ों से पता चलता है कि 220 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो उस वक्त आए थे, उसमें से 210 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले थे, 5 करोड़ कांग्रेस को मिले थे और बाकी बॉन्ड भुनाए नहीं जा सके, इनकैश नहीं कराए जा सके। और वो बॉन्ड प्रधानमंत्री राहत कोष में चले गए, क्योंकि ये नियम है, अगर वो 15 दिन के भीतर भुनाए नहीं जाते हैं, इनकैश नहीं कराए जाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री राहत कोष में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अगर आप 17-18 के बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड की किस्तें आई हैं, सब में बीजेपी की बम्पर पैसा उसको मिला है। हो सकता है कि आप 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर अपनी कार से जा रहे हो कि आपको तय हो कि आप किसको वोट ये बॉन्ड देना चाहते हैं, और तभी आपको सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति का फोन आ जाए। बहुत संभावना है कि आपकी कार का रुख बदल जाएगा और आप रास्ता बदल कर सत्तारूढ़ दल के कार्यालय में चले जाएंगे, या फिर आपको जाना पड़ सकता है।
यही होता भी है। राजनीतिक दलों को कितना और किनसे चंदा मिलता है, ये बात किसी को पता नहीं चलती। ये जानने के वैसे दो तरीके हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई राजनीतिक दल प्राप्त चंदे पर आयकर कानून की धारा 13A के तहत 100% आयकर छूट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखना होता है अगर वो रिटर्न चाहता है, और आयकर रिटर्न फाइल उसके बाद उसको करना होता है। राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए या उससे ज्यादा के हर चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने पेश करना होता है, उनके समक्ष उसको जमा करना पड़ता है। आमतौर पर राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का 20 से 25% जो हिस्सा होता है वो 20,000 रुपए से ज्यादा होता है, यानी ज्यादा के बॉन्ड उनको दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि 75 से 80% आय अज्ञात स्रोतों से आती है। पिछले कुछ सालों में यह प्रतिशत घटकर 60 से 65% रह गया है। यहां एक और तथ्य है जो मैं बताना चाहता हूं आपको इस कार्यक्रम में, कि और ये जरूरी भी है, ये तथ्य आपके लिए जानना जरूरी भी है, कि ADR जो इन तमाम लेखा जोखा रखती है इन तमाम चीजों का, उसने केंद्रीय सूचना आयोग से 6 राष्ट्रीय पार्टियों को सार्वजनिक निकाय घोषित करने के लिए कहा। इसका विचार यह था कि सूचना के अधिकार के तहत वो आवेदन कर पाएंगी और इन राष्ट्रीय पार्टियों को जो अज्ञात स्रोतों से पैसा मिलता है उसकी जानकारी देने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। इन सभी 6 पार्टियों ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया गया और सरकार ने इस संबंध में एक हलफनामा इसके बाद दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और यह कहा कि RTI कानून के तहत राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय नहीं माना जाना चाहिए। यानी वो ये बताने को तैयार नहीं है कि भाई उनके पास जो पैसा आया वो कहां से आया। यानी मौजूदा परिस्थितियों में अगर आप देखें तो बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियां नहीं चाहती कि उनको किन लोगों ने पैसा दिया ये बात सार्वजनिक हो, क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चुनावी बॉन्ड के पहले बैच की बिक्री मार्च 2018 में शुरू हुई थी और उस वक्त ज्यादातर हिस्सा बीजेपी के खाते में गया था। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है, यानी वहीं से वो बॉन्ड जारी होते हैं। चुनावी बॉन्ड भारतीय नागरिकों या देश में निगमित या स्थापित संस्थाओं द्वारा खरीदे जा सकते हैं, वे SBI में जाकर खरीद सकते हैं। पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, जो मैंने शुरू में आपको बताया, वो ये चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये नियम है और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के वो पात्र हो सकते हैं उन राजनीतिक दलों को। अब मान लीजिए कि मैं या कोई राजनीतिक दल है और आप मुझे 20,001 रुपए का चंदा देना चाहते हैं और मैं आपसे रसीद मांगता हूं, तब मुझे इस आय का खुलासा करना होगा। लेकिन अगर कोई मुझे 200 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहता है, 200 करोड़ रुपए का या 100 करोड़ का, और मुझसे रसीद नहीं मांगता है, तो मैं उस रकम को जैसे चाहें वैसे दिखा सकता हूं। यह हैरानी की बात है। 20,000 रुपए वाला नियम खुलासे की सीमा तय करता है और यह नियम यह तय नहीं करता कि पार्टी नगद में कितना चंदा ले सकती है। समस्या यह नहीं है, यह सीमा तभी लागू हो सकती है जब कोई पार्टी मिले नगद चंदे का खुलासा करना चाहती है। वो 200 करोड़ रुपए का चंदा बिना रसीद के नगद में ले सकती है, इसलिए इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है। यह मान लेना कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नगद में नहीं ले सकती, एकदम गलत है। यह झूठ है, सरासर झूठ है। अगर कोई पार्टी मिले चंदे को सार्वजनिक करना चाहती है तो वो चेक बुक से चंदा क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं वो चेक बुक से चंदा लेती? ये सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को 2017 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था और इसे बजट के चुनावी चंदे में पारदर्शिता शीर्षक के अंतर्गत रखा गया था। कहा गया था कि वो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। योजना कहती है कि स्टेट बैंक की वो शाखाएं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने का अधिकार है, वो खरीदकर्ता की KYC जानकारी लेंगी। KYC जानकारी लेने के बाद ये भी नियम है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदकर्ता की पहचान का खुलासा तब तक नहीं कर सकता जब तक अदालत आपराधिक मामलों में खरीदकर्ता की पहचान की मांग न करे।
अदालत ही खरीदकर्ता की पहचान मांग सकती है। अदालत से इस तरह का आदेश हासिल करना असंभव बात है, ये आप जानते हैं। हाँ, लेकिन एसबीआई को खरीदकर्ता की पहचान के बारे में पता होता है। एसबीआई को पता होता है कि बॉन्ड किसने खरीदे। खरीदने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड को पार्टी के कोष इंचार्ज को भेज सकता है, जो कोषाध्यक्ष होता है, या वहां जाकर चंदा बॉक्स में डाल सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि नागरिकों को ये कैसे पता चलेगा कि किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है? ये आम आदमी को या आम नागरिक को नहीं पता चलेगा। मान लीजिए चंदा लेने वाली पार्टी सरकार चला रही है और वो किसी भी XYZ को कोई ठेका दे देती है, तो हो सकता है कि XYZ वही दाता है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी को दिया था, या पैसे दिए थे, या फंड दिया था। लेकिन ये हमें और आपको कैसे पता चलेगा? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। तो ये जो पूरा खेल है, जो 24 या विधानसभा चुनाव से पहले रचा जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे लाभ देता है। 17 के बाद से आप जितने भी साल दर साल ये बॉन्ड लिए गए, आप उनके अगर आंकड़े देखेंगे तो उसमें से 90% पैसा भारतीय जनता पार्टी के खातों में गया है। और एक आंकड़ा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कोष में इस वक्त 30,000 करोड़ से ज्यादा का फंड हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी, जानकार लोग कहते हैं, इतना पैसा अगर एक पार्टी के पास है तो ये प्लेन बैटलफील्ड तो हो नहीं सकता, जो चुनाव से पहले आप मांग करते हैं, लोकतंत्र की मांग करते हैं। तो मैं जहां से मैंने बात शुरू की, जिस कहानी से, वहीं पर मैं खत्म करूंगा बात, कि महात्मा गांधी ने एक शख्स से यह कहा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन आप वोट नहीं मांगने जाएंगे, आप एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। और जिस आदमी से यह कहा गया वो चुनाव जीत जाता है, क्योंकि उसने बहुत काम किया होता है। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त लोकतंत्र क्या था। यानी आप अगर जनता के बीच में हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोकतंत्र बनाने की कवायद थी। लेकिन आज की तारीख में लोकतंत्र में किस तरह से पैसे को सर्वोपरि रख के चीजें की जा रही हैं और उसी तरीके से काम हो रहे हैं, ये बेहद खतरनाक संकेत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 24 से पहले ये जो चौतरफा घेराबंदी की जा रही है विपक्ष की, साम दाम दंड भेद से, वो कितनी खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और ब्लंट मीडिया देखते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन भी दबाइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बेल आइकॉन दबाइए, तो फिर मुझे कहने में भी एतराज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब।